हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DSM एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है एडोलसेंस। कहानी की शुरुआत में हमें पुलिस ऑफिसर DI बेस्कॉम और DS मिशा फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो की अपनी पूरी टीम के साथ एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर ये एक अपराधी को पकड़ने के लिए आए थे। इतने बड़ी टीम के साथ इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद अपराधी बहुत बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये एक 13 साल के बच्चे जेमी मिलर को अरेस्ट करते हैं। जेमी इन पुलिस ऑफिसर्स की टीम को देखकर इतना डर जाता है कि वह अपने पैंट को गीली कर लेता है। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर 13 साल का बच्चा ऐसा क्या जुर्म कर सकता है जिसे पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स आई है। जेमी के फादर एडी, मॉम मैंडा और बड़ी बहन लिजा सभी लोग जेमी के अरेस्ट होने पर परेशान हो जाते हैं और अब आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेमी ने अपने स्कूल में पढ़ने वाली लड़की केटी पर चाकू से हमला करके उसे खत्म कर दिया है। और यहाँ पर जेमी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा था, बल्कि इसके सॉलिड प्रूफ भी थे कि उसने ही केटी को मारा है। लेकिन जेमी इस बात से साफ साफ डिनाई कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद जेमी की इंस्टाग्राम आईडी को चेक किया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक 13 साल का बच्चा जेमी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर हॉट फीमेल मॉडल्स की फोटो शेयर करता था। ये सारी बातें जानकर जेमी के पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड थे। अब पुलिस जेमी से पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जेमी से बात करके कुछ भी नहीं जान पाती है कि आखिर जेमी के मन में क्या चल रहा था, उसने इतना बड़ा कांड क्यों किया। इसलिए यहाँ पर ब्राउनी एसिस्टम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट थी, उन्हें जेमी से बात करने के लिए हायर किया जाता है। यहाँ पर ब्राउनी जेमी से बात करके समझना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। ब्राउनी छोटी मोटी बातें करके जेमी से अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है पूरा मामला ही चेंज हो जाता है। ब्राउनी जेमी से बात करके उसकी मेंटलिटी को समझने की कोशिश करती है कि आखिर लड़कियों को लेकर उसका नजरिया कैसा है, मैस्कुलिनिटी को लेकर उसकी क्या विचार थे और समाज को लेकर उसकी सोच कैसी थी। ये सारी बातें ब्राउनी जेमी से डिस्कस करती हैं। जेमी को सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर भेजने से पहले, जहां जुवेनाइल को इवोल्यूशन के लिए रखा जाता है, DI बेस्कॉम जेमी के स्कूल जाता है, क्योंकि असली रीजन वही जाकर पता चलेगा कि जेमी ने ऐसा क्यों किया था। DI बेस्कॉम स्कूल जाकर जेमी के दोस्तों और क्लासमेट से बात करता है। DI बेस्कॉम का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है और वो उसे जेमी और कीटी के इंस्टाग्राम इंटरेक्शंस दिखाता है। बेस्कॉम का बेटा, जो कि जेमी का सीनियर था, वो बताता है कि केटी जेमी को काफी ज्यादा बुली किया करती थी और केटी ने जेमी को इंसेल भी कहा था, यानी वो उसको नपुंसक कहती थी। बेसिकली यहाँ पर वो बताता है कि केटी ने काफी ज्यादा जेमी का मजाक उड़ाया था क्योंकि उसके रोमांटिक पार्ट्स नहीं थे। यहाँ पर बेस्कॉम को समझ में आ जाता है कि जेमी सोशल मीडिया पर मिसोजिनिस्ट जैसे लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा प्रभावित होता था। वह ऐसे विचारों में विश्वास करने लग गया था जो कि प्रॉब्लम से भरे हुए थे, जैसे कि 80% लड़कियां सिर्फ 20% लड़कों को पसंद करती हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेमी ने खुद ये मान लिया था कि वो बहुत ज्यादा अगली है, यानी कि बहुत ज्यादा बदसूरत है और वह किसी भी लड़की के साथ में डेट नहीं कर सकता है जो कि समाज के हिसाब से सुंदर मानी जाती थी। जेमी के अंदर बहुत से दबे हुए गुस्से थे जो कि जुवेनाइल सेंटर में काउंसलर से बात करते हुए सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेमी बार बार अपने टेम्पर को लूज कर रहा था और उस काउंसलर पे भी चिल्लाने लग जाता था, जो कि जेमी से उम्र में 3 गुना बड़ी होती है। इस साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करने के दौरान जेमी ने काफी सारी बातें उगल दी थी। यहाँ पर जेमी ब्राउनी से बताता है कि उसने कीटी की कुछ न्यूड फोटोज देखी थी जो कि पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो चुकी थी। यहाँ पर जेमी को लगने लगा था कि कीटी शायद अपने लाइफ में बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही है और जेमी यहाँ पर सोचता है कि शायद वह कीटी के इस वीक मोमेंट का फायदा उठा सकता है। जेमी कीटी से डेट पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कीटी उस पर चिल्लाने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम जैसे इन
हैंडसम लड़के के साथ में डेट पर जाऊंगी। और उसी रात हम देखते हैं केटी ने जेमी की सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा इंसल्ट करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर जेमी इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है कि वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। जेमी यहाँ पर ब्राउनी को ये भी बताता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब वह केटी का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जिस तरीके से ब्राउनी से उसने इस बात को कही, यहाँ पर जेमी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों से हटकर है, उनसे ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जेमी शायद इसलिए ऐसा सोच रहा था क्योंकि उसने एक लड़की की प्राइवेसी को कहीं भी ओपन नहीं किया था। यहाँ पर ब्राउनी जब जेमी की इस बात को सुनती है तब उसे समझ आ जाता है कि जेमी की सोच कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। काउंसलिंग के दौरान ही एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जेमी का गुस्सा फूट जाता है, जब यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ब्राउनी के साथ में ये उसकी आखिरी मीटिंग है। यहाँ पर जेमी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसने बहुत सारी बातें ब्राउनी को बता दी है जो कि उसके अगेंस्ट प्रयोग की जा सकती थी। वह नहीं चाहता था कि उस पर कोई भी बुरा इंप्रेशन पड़े, लेकिन अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना उसके बस में भी नहीं था। यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पर नजर आता है कि जेमी को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। उसने एक ऐसी औरत को डरा दिया है जो कि उससे उम्र में 3 गुना बड़ी थी। यहाँ पर जेमी को पता था कि ये उसके केस के लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसने ब्राउनी को देखा और उससे बात किया, उससे यह महसूस होता है कि जेमी को ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। जेमी पूरी तरीके से एक पावर पोजीशन में रहना चाहता था, उसे डोमिनेट करना पसंद होता है क्योंकि उसे लगता है कि एक मर्द होने का मतलब यही होता है। उसकी मैस्कुलिनिटी की सोच बिल्कुल ही फ्लॉप होती है और ऐसा शायद इसीलिए होता है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर मिसोजिनिस्ट की बातें सुनकर ये सब चीजें सीखी थी जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को क्लैरिफाई करती हैं और औरतों को नीचा दिखाती हैं। और कोई ये भी नहीं सोच सकता था कि एक बेवकूफ इंसान की बातों का एक 13 साल के बच्चे के माइंड पर ऐसा बुरा असर डालेगी। पूरा पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट इस बात से जूझ रहा था कि आखिर जेमी को नॉर्मल कैसे किया जाए। इस केस को पूरे 1 साल हो चुके थे, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इस बात को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि जेमी के साथ क्या किया जाए। जो भी हुआ था उससे जेमी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जेमी के साथ चाहे जितने भी करेक्ट डिसीजंस लिए जाएं, जेमी की लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है। जेमी के पेरेंट्स और उसकी बड़ी बहन जेमी के साथ में ये ट्रॉमा सफर कर रहे थे और उन सब की हालत भी बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। एडी और मैंडा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके पेरेंटिंग में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो कि उन्हें इतना भयानक अंजाम देखने को मिला। कहीं ना कहीं वो दोनों खुद को ही ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने जेमी की परवरिश ही ठीक से नहीं की है। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी और इस केस के अंत तक क्लियर हो चुका था कि इस घटना ने एडी को अंदर से झकझोर के रख दिया था। लेकिन यहाँ पर एडी ये भी सोचता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो गया था और वह उस सीसीटीवी फुटेज को भी याद करता है जो कि वह कभी भी नहीं भुला सकता है, जिसमें जेमी ने केटी को चाकुओं से इतनी बार प्रहार किया था कि उसकी जान चली गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आज एडी का बर्थडे था और उसके पड़ोस की कुछ बच्चों ने एडी की कार पे नोन्स लिख रखा था और ये लिखा देखकर एडी का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर उसका मन होता है कि वो चिल्लाकर जोर जोर से सबको बताए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसका बेटा भी कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन एडी को ये भी पता था कि चाहे वो कुछ भी कहे, आखिर में उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसे पता था कि उसके बेटे ने क्या किया था और ये दो उसके और उसकी फैमिली के साथ पूरे लाइफ टाइम तक साथ रहने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं एडी और मैंडा एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसमें दोनों इस बात को समझते हैं कि उन्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई गलती तो हुई है, शायद वो कुछ चीजें और भी बेहतर कर सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जेमी अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें बर्थडे विश करता है। यहाँ पर वह अपने डैड को ये भी बताता है कि वह अपने कन्फेशन को चेंज कर रहा है, वह सभी को सब कुछ सच सच बताने वाला है और वह कोर्ट में अपने जुर्म को एक्सेप्ट भी करेगा। यहाँ पर एडी शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह इस बात का उसे क्या रिप्लाई करे और वह कैसा रिएक्शन दे। लेकिन जैसे ही एडी गिल्टी शब्द सुनता है उसके इमोशन उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लग जाता है। यहाँ पर उनकी बेटी लीजा उनसे
कहती है कि जो भी हुआ है हमें उसे कन्फेस करना ही पड़ेगा और लाइफ में आगे भी बढ़ना पड़ेगा। एडी और मैंडा को भी यहाँ पर समझ आ जाता है कि शायद ये सही फैसला है, क्योंकि वो दोनों हमेशा सच्चाई से भाग नहीं सकते थे। अब जब जेमी ने गिल्टी प्ली करने का फैसला ले ही लिया था तो उसकी ट्रायल के बाद जुवेनाइल करेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा और अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करेंगी कि जेमी को रिलीज करने के पहले उसे सही असिस्टेंस और केयर दी जाए ताकि लाइफ को वो एक नए नजरिए से देख सके। और ये जेमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था और उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि उसकी सोच ही गलत थी। जेमी के पेरेंट्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी जंग थी कि समाज ने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया था और खासकर एडी के लिए ये सब सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। शायद उनकी बेटी लीजा ने बिल्कुल सही ही कहा था कि उन्हें इन सब से बाहर निकलना होगा, उन्हें लोगों का सामना करना ही पड़ेगा और जो कुछ भी हुआ है उसे भी एक्सेप्ट करना ही होगा। एडी और मैंडा के लिए ये बात मानना बहुत ही मुश्किल था कि उनका 13 साल का बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता था और अब उन्हें अपने लाइफ में आगे के डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। दोस्तों ये मूवी ऐसे ही नहीं बनाई गई है बल्कि बढ़ते हुए क्राइम को देखकर बनाई गई है कि कैसे यंग लड़के यंग लड़कियों को समाप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर नाइफ से अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि किस लेवल तक बच्चे जा सकते हैं इन ऑनलाइन चीजों को कंज्यूम करके। यहाँ पर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा कि उनके बच्चों की वर्चुअल लाइफ कैसी चल रही है, वो इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हाँ आपकी राय क्या है इसको लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। धन्यवाद।